हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और जो मेरे वीडियो देखकर आपको कुछ सीखने को, कुछ समझने को मिल रहा होगा। तो आइए इतिहास को हम आगे बढ़ाते। और दोस्तों, इतिहास में अब एक और चैप्टर बन चुका है जिसको चौथा चैप्टर बोल सकते हैं। वो आज़ादी के बाद का भारत, ये भी बन चुका है। ठीक, तो हम एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो इसको भी हमको करना आता है। पहले नहीं था दोस्तों, लेकिन 1947 से 2001 तक के आसपास की जो स्थिति थी, क्या पिछले घटा भारत में दोस्तों, वह भी करना होता है। तो आज़ादी के बाद का भारत, इसको हम दोस्तों देखेंगे क्योंकि ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट आता है, जो कि भारत में जो जो एक्टिविटी हुई उस समय, तो वो भी देखना काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक, तो आइए इसको देखते हैं। 1947 से उस समय कौन कौन सा प्रधानमंत्री आया और उसके समय क्या क्या घटना हुई। दोस्तों, काफ़ी कुछ घटना होती है जो कि हमने सुन रखी है, उसको दोस्तों हम क्लियर करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अगर देखें तो 1935 में भारत शासन अधिनियम आता है। ठीक है, 1935 में भारत शासन अधिनियम आया था और 1937 से चुनाव होने शुरू हुए थे। तो उस समय एक ही पार्टी थी, सबसे बड़ी पार्टी, जो कि कांग्रेस हुआ करती थी। और दोस्तों, तो वही जीती है 1947 तक, मतलब कि 37 में चुनाव हुए तो वही जीती। और उनके प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। 1942 में भी वही जीते, 1946-47 में चुनाव हुए थे तब भी वही जीते। ठीक है दोस्तों, लेकिन दोस्तों इनका कोई ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि जो प्रधानमंत्री जो थे वो ब्रिटिशों के अंडर में थे। ठीक है, तो इनको जो ज़्यादा महत्व अपन नहीं देंगे। लेकिन 1947 के बाद से जब भारत आज़ाद हुआ और जब क्या होने लगे, चुनाव होने लगे, तो फिर वहाँ से क्या होता है कि प्रधानमंत्री बनते। तो फिर 51 में चुनाव होते हैं और 51-52 में भी चुनाव हुए थे। 1900 जब भारत आज़ादी के बाद पहले भारत स्वतंत्र भारत के पहले आम चुनाव थे जिन्होंने सबने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। ठीक, जो कि हमने सुना भी होगा कि पहले जो निर्वाचन आयुक्त थे सुकुमार सेन के सामने देश चुनौती बहुत बड़ी थी, जो कि इतना बड़ा भारत है, इतनी सारी जनसंख्या है, उनको सबको समझाना, जागरूक करना, मतलब वोट के लिए, और कि सरकार चुनना क्यों इम्पोर्टेंट है और तुम्हारे वोट की क्या वैल्यू है दोस्तों, ये बताना भी। तो सुकुमार सेन ने, आपने देखा होगा कि मतलब कि रेडियो पर प्रचार करते थे। और उस समय दोस्तों टीवी तो था नहीं, तो रेडियो ही था, रेडियो पर प्रचार प्रसार किया गया था इस चुनाव का, जो कि मतलब कि 1951 में चुनाव हुए, 51-52 में। फिर दोस्तों उसके बाद में जो चुनाव हुए थे उस समय दोस्तों प्रधानमंत्री बने पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1947 से 1964 तक दोस्तों प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। लेकिन दोस्तों चुनाव कब कब हुए, ठीक है, और उनके समय क्या क्या घटना हुई वो भी मैं आपको दोस्तों बता रहा हूँ। तो देखिए, 1951 में भी चुनाव हुए थे। ठीक है, इसके बाद में जो चुनाव होते हैं वो होते हैं 56-57 में दोस्तों। ठीक है, 56-57 में उस समय भी जो प्रधानमंत्री बने थे, जो कि दोस्तों उस समय फेमस एक ही पार्टी हुआ करती थी, वह थी पंडित जवाहरलाल नेहरू, वही प्रधानमंत्री बनते हैं। ठीक है, उस समय काफ़ी फेमस थे और देश में सबसे चर्चित, सबसे भरोसेमंद उनको ही माना जाता था। ठीक, उस समय दोस्तों मोरारजी देसाई थे उनकी टक्कर देने वाले, लेकिन जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को काफ़ी पॉपुलर माना जाता था। ठीक, और उसके बाद में 61-62 में भी चुनाव होते हैं तो अभी पंडित जवाहरलाल नेहरू की ही सरकार बनती है। लेकिन दोस्तों इनके समय में कुछ कुछ घटनाएं होती है, वो भी हम देखते हैं। देखिए, अगर जवाहरलाल नेहरू की अगर बात करें तो इनका जो कार्यकाल था दोस्तों 1947 से अगर देखा जाए तो 51 तक मान लो इसको। ठीक है, फिर 51 में फिर चुनाव होते हैं तो 1951 से ये जो रहे थे वो 56 तक रहे थे। ठीक है, यहाँ तक रहे। उसके बाद में दोस्तों जो इनका तीसरा कार्यकाल आता है 1956 से 61 तक, यहाँ तक रहे। फिर इनका एक और कार्यकाल आता है जो कि इधर देख लेते हैं 1961 से, जो कि रहते हैं ये 64 में इनकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों 1960 में एक मतलब एक समझौता होता है, जो कि तुमको पता होगा कि जो भारत है, भारत के जो उत्तर भारत में अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर पंजाब वाला जो क्षेत्र है, वहाँ से 6 नदियाँ दोस्तों निकलती है, 6 नदियाँ, जो कि ऊपर देखें तो जो सिंधु है,
फिर नीचे झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज। इस तरह से दोस्तों 6 नदियाँ जा रही है, जो कि हम जियोग्राफी पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। जो उत्तर का जो ये जम्मू कश्मीर वाला इलाका है और जो पंजाब वाला क्षेत्र है, वहाँ से दोस्तों 5 नदियाँ जाती है, जो कि भारत से होकर कहाँ जाती है, पाकिस्तान में जाती है। जैसे सिंधु हुई, झीलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज, ऐसे वो ऐसे कर 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 जा रही है। ठीक है, तो क्या है कि वो 6 नदियाँ तो समझौता हुआ है, तो पहले तय नहीं था कि नदी का कितना पानी पाकिस्तान यूज़ करेगा और कितना हम भारत यूज़ करेंगे। तो दोस्तों फिर तय होता है, दोनों के बीच समझौता आता है 1960 में। ठीक है, कि ऊपर की 3 नदियों का 80% पानी जो है वो पाकिस्तान यूज़ करेगा और 20% भारत, और नीचे की जो 80% नदियों का पानी जो है भारत यूज़ करेगा और 20% भारत पाकिस्तान। ठीक दोस्तों, आपको याद रखना, ऐसा क्वेश्चन आ चुका है कि भारत कौन कौन सी नदियों का 80% पानी यूज़ करता है। तो दोस्तों जो ऊपर की 3 नदियाँ हैं, जैसे कि अगर देखें तो सिंधु है, ठीक है, सिंधु है, झीलम है, चेनाब है, इनका नहीं यूज़ करता है। रावी, व्यास और सतलज, इसका दोस्तों पानी 80% हम यूज़ करते हैं। तो दोस्तों ये समझौता आपको समझ में आ गया होगा, 1960 में समझौता हुआ था। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच, जो कि ऊपर की 3 नदियां हैं उसका 80% पाकिस्तान यूज़ करेगा और 20% भारत, और नीचे की जो 3 नदियां हैं वहाँ का 80% भारत यूज़ करेगा और 20% पाकिस्तान। तो ये दोस्तों 1960 में समझौता हुआ था। अब उनके समय एक और घटना होती है 1962 में, जो कि फेमस भारत चीन युद्ध होता है। ठीक है, जो कि दोस्तों अगर हम देखते हैं तो जो पूर्व में जो हमारा अरुणाचल प्रदेश राज्य है, जो कि दोस्तों मैंने आपको बताया है कि जो हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो जियोग्राफी के साथ पढ़ते हैं, जो कि जो बात हो रही है तो वो किस जगह की हो रही है। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, तो दिमाग में मैप आना चाहिए कि अरुणाचल प्रदेश कहाँ है। ठीक है दोस्तों, पूर्व में अगर देखें तो जो ईस्ट साइड है उधर अरुणाचल प्रदेश, वहाँ पर क्या होता है कि चीन के साथ हमारी क्या होती, थोड़ी बहुत मतभेद होता है। और फिर अगर देखें इधर जम्मू कश्मीर वाला जो क्षेत्र है, जो ऊपर अगर देखें दोस्तों उत्तर में, तो जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र है, वहाँ पर दोनों के बीच युद्ध की स्थिति हो जाती है। लेकिन दोस्तों हम नए नए आज़ाद हुए थे और इतनी तैयारी नहीं थी, और सेना भी उस समय हमारी दोस्तों इतनी, मतलब कि कह सकते हैं कि उनके पास हथियार नहीं थे और वो सही से मतलब युद्ध नहीं कर पाती थी। जो कि चीन के साथ क्या है कि दोस्तों काफ़ी हथियार थे उनके पास और काफ़ी मजबूती से वो आगे बढ़ रहे थे। ठीक है, और दोस्तों फिर वह क्षेत्र हमको पीछे हटना पड़ा, हमको छोड़ना पड़ा, और एक्चुअली में कुल मिलाकर ये मान सकते हैं कि वह युद्ध हम हार गए। 1962 में जो भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था वह हम हार गए। दोस्तों कभी हम युद्ध पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, जो कि डिटेल से सारे युद्ध, जो कि दोस्तों 1962 में होता है, फिर 65 में, 1965 में पाकिस्तान से होता है, फिर 1971 में फिर पाकिस्तान से होता है, फिर 99 में, जो कि 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था, जो कि बहुत फेमस हमने अभियान चलाया था और जीता था। दोस्तों इतनी डिटेल से अभी यहाँ नहीं बता सकते। तो क्या है कि जो उस समय हमने चीन से हार मान ली और पीछे हट गए, तो कि दोस्तों वो क्षेत्र चीन ने ले लिया, और जिसको अक्साई चीन बोला जाता है, जिसको हम आपने सुना होगा, तो वहाँ चीन का कब्जा हो जाता है। जो कि दोस्तों क्षेत्र तो हमारा है, क्षेत्र तो भारत में ही है वो, लेकिन उस पर चीन का कब्जा हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो 1962 में भारत चीन युद्ध, जो कि भारत हार चुका था। उसके बाद में दोस्तों एक और घटना होती है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय नहीं होती दोस्तों, वो 1964 में उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक दोस्तों, 47 से 64 तक लगातार प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों जो आते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी आते हैं। दोस्तों उस समय जो कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी, तो जो बहुत सारे नेता थे काफ़ी उभर कर आ रहे थे, जैसे मोरारजी देसाई, और उस समय जो अध्यक्ष थे वह थे दक्षिण भारत के कामराज उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे। तो उनके सामने चुनौती थी कि किसको बनाया जाए। ठीक है, तो क्या होता है कि उस समय एंट्री नहीं हुई थी दोस्तों, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो पुत्री थी उस समय, जो कि इंदिरा गांधी की उस समय एंट्री नहीं हुई थी, क्योंकि दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इससे पहले वह राजनीति में लाए ही नहीं थे। लेकिन फिर क्या होता है कि जो के कामराज है वो नहीं चाहते थे कि क्या वो मोरारजी देसाई मतलब कि प्रधानमंत्री बने, क्योंकि वो अपने हिसाब से फिर कार्य करेंगे। तो वो ऐसा व्यक्ति चाहते थे मोरारजी देसाई जो मतलब उनकी बात को माने, उनके कहने को माने। तो फिर वो लाल बहादुर शास्त्री जी को क्या करते हैं, प्रधानमंत्री जी बनाते हैं। ठीक है, जो कि दोस्तों वहाँ से
वो प्रधानमंत्री का पद संभालते, लेकिन दोस्तों वो जैसा समझा था वैसा नहीं हुए और वो काफ़ी मतलब कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री बनने के योग्य और ऐसा कार्य भी उन्होंने किया, जो कि दोस्तों 1965 में, जो कि दोस्तों 1964 से 65 तक अगर देखें तो यहाँ पर शास्त्री जी का अगर कार्यकाल अगर देखें हम दोस्तों तो 1964 से 66 तक 2 वर्ष ही रहे। लेकिन 1965 में जो पाकिस्तान से युद्ध होता है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। जो गुजरात वाला क्षेत्र है, जो सरकरी जो कच्छ वाला क्षेत्र है जहाँ से नमक वगैरह बनता है, उधर अगर देखा जाए दोस्तों गुजरात में, तो उस क्षेत्र को क्या है पाकिस्तान अपना बता रहा था, वहाँ पर अपना दावा कर रहा था। तो फिर दोस्तों उसके लिए फिर युद्ध हो जाता है 1965 में, ठीक है, और वह युद्ध भी हम जीत लेते हैं, ठीक है। तो 1965 में भारत पाकिस्तान, और जो निर्णय था कि हम क्या करेंगे, पाकिस्तान को इसका जवाब देंगे, जो कि दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री जी उस समय प्रधानमंत्री थे, वही डिसीजन लेते और दोस्तों यह युद्ध हम जीत लेते हैं। और फिर क्या है, शास्त्री जी की तब देखा जाता है कि नहीं, प्रधानमंत्री तो लाल बहादुर शास्त्री जी, जो कि काफ़ी मुंह तोड़ जवाब दिया है पाकिस्तान को, ठीक है। लेकिन दोस्तों क्या होता है दोनों के बीच फिर क्या होता है, जो यूएसएसआर उस समय दोस्तों रसिया जो है उसको यूएसएसआर बोला जाता था, तो उसकी अध्यक्षता में भारत और पाकिस्तान के बीच जो एक देश है उज्बेकिस्तान, वहाँ की जो राजधानी है ताशकंद, तो ताशकंद में जो कि भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के जो उस समय अयूब खान थे शायद वहाँ के, वो तो दोनों जाते हैं और दोनों के बीच फिर समझौता होता है, ताशकंद समझौता जिसको बोला जाता है, ठीक है। और क्या होता है कि फिर यहाँ जो दोनों के बीच समझौता हुआ और इस समझौते में फिर जैसे ही रात में समझौता हुआ और सुबह क्या होता है कि इनकी मृत्यु हो जाती है वहीं पर ताशकंद में। तो दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री जी की जो मृत्यु है वो रहस्यमय तरीके से हो गई है। ऐसा माना जाता है कि उनको काफ़ी धक्का लगा था, क्योंकि जो पाकिस्तान को जहाँ से खदेड़ कर हमने निकाल दिया था, और वही क्षेत्र जो कि दोस्तों वह फिर से मांगने लगा, फिर से दावा करने लगा था, तो उनको क्या है वो सहन नहीं कर पाए और सुबह मतलब कि शाम को समझौता हुआ, जब रात को सोए तो सुबह वह उठ ही नहीं पाए, उठे ही नहीं। तो 1966 में लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो जाती है दोस्तों। उसके बाद में फिर मोरारजी देसाई उस समय काफ़ी चर्चित व्यक्ति थे, तो वह क्या करते दावा करते, लेकिन के कामराज नहीं बनाना चाहते थे उनको, और उस समय काफ़ी चर्चित जो कि जयप्रकाश नारायण जेपी नारायण, वो जो कि बिहार से बिलोंग करते थे, वो भी काफ़ी चर्चित, लेकिन दोस्तों वो राजनीति में नहीं आना चाहते थे। अब क्या होता है 1967 में 66-67 के आसपास ही फिर चुनाव होते हैं और तब एंट्री होती है दोस्तों, क्योंकि उस समय काफ़ी जो कि हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी काफ़ी छोटी थी, तो क्या होता है कि उनकी एंट्री होती है और वह प्रधानमंत्री बनती है, जो कि दोस्तों उस समय मोरारजी देसाई जो थे वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हो। जब इंदिरा गांधी को देखते हैं तो वह एक वर्ड भी बोलते हैं कि ये छोटी सी गुड़िया है, या क्या मतलब ये छोटी सी गुड़िया है जो कि कैसे देश संभाल पाएगी। और दोस्तों उस समय ऐसा माना भी जाता था कि स्त्रियों का काम तो घर में काम करना होता है, और इतना बड़ा देश सौंप दिया एक छोटी सी लड़की को, तो कैसे क्या होगा, इतना बड़ा देश, इतनी सारी जनसंख्या, या कैसे क्या होगा। लेकिन दोस्तों इंदिरा गांधी जी फिर क्या करती है, प्रधानमंत्री बनती है, ठीक है। और 1966-67 में जो कि दोस्तों 2 युद्ध हो चुके थे, 1962 में और 1965 में, तो जो कि हमारी अर्थव्यवस्था थी, जो कि इकोनॉमी थी, उसकी कमर टूट चुकी थी, जो कि काफ़ी पीछे जा चुके थे हम विकसित से। तो क्या होता है कि फिर वहाँ पर अगर देखें तो स्वामीनाथन जो कि हमारे महान साइंटिस्ट वैज्ञानिक थे, उन्होंने बीजों की मतलब विकसित किया था उनको नई तकनीकी, और उससे क्या होता है कि फिर नई तकनीकी से फिर से फसल में क्या होगा, दुगना फायदा होने लगा। तो 66-67 में आर्थिक काफ़ी मंदी आ गई थी हमारे देश में, जो कि स्वामीनाथन ने उसको दूर किया था, जो कि उन्होंने जो बीज है जो कि हम बोते हैं फसल, उनको काफ़ी नई तकनीकी से उन्होंने बताया था पूरे देश को। तो दोस्तों उसमें भी उत्तर भारत के राज्यों ने तो पूरा उसको फॉलो किया था, लेकिन दोस्तों दक्षिण भारत के राज्य ने फॉलो नहीं किया था। फिर भी दोस्तों काफ़ी जो कि मंदी से उसको उभरने में काफ़ी मदद मिली। अब दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री जो थे वो जानते थे कि जो देश है, देश का असली जो
मतलब कि देश के लिए असली जो कार्य करता है वो किसान करता है, क्योंकि हमारा देश जो है दोस्तों कृषि प्रधान देश है। और दोस्तों उस समय उन्होंने नारा भी दिया था, जो कि उस समय जो स्थिति हो गई थी हमारे देश की, तो उन्होंने बोला था जय जवान जय किसान, मतलब कि जवान जितना इम्पोर्टेंट है उतना इम्पोर्टेंट किसान भी है, क्योंकि दोस्तों वही बात है, किसान जब उगाएगा तभी तो देश खाएगा, तो वही बात है। तो उन्होंने किसानों पर काफ़ी जोर दिया था, जो कि दोस्तों आज के समय में भी वो स्थिति हम देख रहे हैं कि किसान सड़कों पर है, तो वही बात है। और शास्त्री जी ने उस समय दोस्तों अपने जो पीएम हाउस था, जो कि प्रधानमंत्री कार्यालय, उनके सामने ही उन्होंने क्या किया था कि बेलों को लिया था और वहीं उन्होंने खेत बना लिया था, और खेत में वो क्या कर रहे थे, बो रहे थे, जो कि हम वीडियो में देखते भी है, कभी वो उनका वीडियो आता है तो दोस्तों वही बात। अब क्या होता है कि 66 में उनकी मृत्यु होती है, इंदिरा गांधी जी आती है, और क्या होता है कि 71 तक वह रहती है। और 71 में क्या होता है कि जो पश्चिमी पाकिस्तान है दोस्तों, पश्चिमी नहीं पूर्वी पाकिस्तान, जो कि दोस्तों 1947 में भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन होता है, ठीक है, तो दो पाकिस्तान दो थे, ठीक है, उस समय जो वर्तमान का आज बांग्लादेश देखते हैं जो कि पूर्व में है वो भी रहता है, और जो अभी वर्तमान का पाकिस्तान है उसको पश्चिमी पाकिस्तान बोला जाता था, और जो बांग्लादेश है उसको पूर्वी पाकिस्तान बोला जाता है, जो कि दोस्तों ऐसा धर्म के आधार पर उसका विभाजन हुआ था कि जहाँ जहाँ मुस्लिम मेजोरिटी है वहाँ पर पाकिस्तान मान लिया जाएगा। तो अगर देखें तो जो बंगाल के 1905 में बंगाल के क्या हुए थे, दो विभाजन हुए थे, एक तो पूर्वी बंगाल और एक पश्चिमी बंगाल। तो जो पूर्वी बंगाल था दोस्तों वो बन गया पूर्वी पाकिस्तान, और जो पश्चिमी बंगाल है जो आज भी हम देखते हैं तो हमारा एक राज्य है, ठीक है, और जो आज भी हमारा राज्य और उसकी राजधानी कोलकाता है, ठीक है। तो जो पूर्वी पाकिस्तान है वहाँ के जो लोग थे और जो पश्चिमी पाकिस्तान जो कि वर्तमान में अभी भी है, दोनों में जो कि अच्छे संबंध बन नहीं रहे थे, और जो पश्चिमी पाकिस्तान के लोग हैं वो फोर्स करते थे कि तुम क्या करो, उर्दू भाषा मतलब कि यूज़ करो और ये करो, लेकिन जो पूर्वी पाकिस्तान में जो वर्तमान का जो बांग्लादेश वो नहीं चाहते थे, और वो चाहते थे कि हम हमारी संस्कृति जो कि हम बांग्ला भाषा हम उसको ही फॉलो करेंगे, और दूसरों संसाधन भी नहीं पहुंचाते थे सही से। तो फिर वहाँ के नेता थे मुजाबिर रहमान, और वो क्या करते कि फिर बहुत बड़ा आंदोलन करते और भारत सरकार से मदद मांगते कि हम एक अलग देश बनाना चाहते और आप हमारी मदद करें। तो फिर क्या होता है कि इंदिरा गांधी जी उनको आश्वासन देती है, और हजारों जो कि शरणार्थी थे वो भारत में घुसने लगे थे, हजारों शरणार्थी जो कि बांग्लादेशी थे वो भारत में आने लगे। तो फिर भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उनको आश्वासन दिया, और फिर दोनों के बीच क्या होता है कि युद्ध की स्थिति आ जाती, क्योंकि पाकिस्तान का ये कहना था कि ये तो मतलब कि एक देश का मामला है और भारत को इसमें नहीं घुसना चाहिए, और वह फिर क्या करता है इस बहाने को लेकर भारत से भिड़ पड़ता है। जो कि दोस्तों क्या होता है कि वह जो पश्चिम के जो अधिकतर जो देश हैं जैसे कि टर्की हुआ, इजराइल हुआ, अमेरिका हुआ दोस्तों, इससे हाथ मिला लेता है और मतलब कि भारत से युद्ध करना चाहता है। और जो कि भारत जो था उस समय यूएसएसआर रसिया उस समय भारत का दोस्त हुआ करता था, तो दोनों काफ़ी तनाव की स्थिति आ जाती है और दोनों के बीच युद्ध हो जाता है 1971 में, ठीक है। और ये युद्ध क्या होता है दोस्तों, हम जीत लेते हैं ठीक। तो दोस्तों 1971 में भी युद्ध जीत लिया जाता है, और ये जो युद्ध है दोस्तों इसी के ऊपर जो कि आप एक मूवी भी देख सकते हैं, वो जो मूवी बनी है बॉर्डर मूवी, वो दोस्तों इसके ऊपर कुछ मिलती है, ठीक है, 1971 युद्ध। और दोस्तों इसमें भी हम जीत लेते हैं, और यहाँ से इंदिरा गांधी की जो है प्रतिष्ठा काफ़ी बढ़ जाती है, और नए राष्ट्र का 16 दिसंबर 1971 को नए राष्ट्र का निर्माण होता है जिसको हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, और जिसकी राजधानी ढाका है, ठीक है, जो 1971 में था, ठीक। अब क्या होता है कि 1971 में काफ़ी मतलब मानने लगते पूरे देश में भारत में इंदिरा गांधी को, और काफ़ी मतलब प्रसिद्ध हो जाती है इंदिरा गांधी वहाँ से। क्या होता है, और फिर दोस्तों ऐसी स्थिति आती है दोनों के बीच, जो दूसरी पार्टी रहती है मोरारजी देसाई, और दूसरे जो नेता रहते हैं वो इंदिरा गांधी की कुछ ऐसी एक्टिविटी रहती है जिससे वो खुश नहीं होते। तो 1971 में क्या होता है कि इंदिरा गांधी इमरजेंसी लगाती है, जो कि आपातकाल जिसको हम बोलते हैं, और दोस्तों वह लगाई जाती है 18 महीने के लिए, ठीक है, 1975 से 77 के आसपास लगभग खुलती है, ठीक है दोस्तों। ये इमरजेंसी कैसे लगती है और क्या होता है इसमें, और हमारे अधिकार रहते हैं कि नहीं, राज्यों की पावर रहती है कि नहीं, दोस्तों ये हम जो पॉलिटिक बताऊंगा तो आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा इमरजेंसी कैसे लगती और क्यों कोई क्यों लगाता है और इससे क्या फ़ायदा क्या नुकसान है,
ठीक है। नॉर्मल स्थिति में क्या रहता है और इमरजेंसी के समय कैसा रहता है देश। दोस्तों जब पॉलिटी में बताऊंगा तो बताऊंगा उस समय। अब यहाँ पर क्या होता है कि इंदिरा गांधी आपातकाल लगा देती है और महत्वपूर्ण काफ़ी संशोधन करने लगती है, जो कि हम देखते हैं। तो 1976 में 42वां संशोधन किया जाता है, उसमें काफ़ी बदलाव किए जाते हैं, जो कि पॉलिटी का चैप्टर है दोस्तों कि क्या बदलाव हुए। और दोस्तों उस समय जो लोग थे जो प्रधान सरकार के खिलाफ जो कि नारे लगा रहे थे कि लोकतंत्र की हत्या, कुछ इस तरह के कि ये अधिकार नहीं छीनने चाहिए। जो कि दोस्तों उस समय 3 पार्टियां हुआ करती, जो कि उस समय श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जो पार्टी थी वह थी जनसंघ पार्टी थी। और उस समय जो युवा थे वो जुड़े थे, जो वो थे जयप्रकाश नारायण। और जो बड़े बड़े दिग्गज थे उस समय अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और मोरारजी देसाई, वो दोस्तों अलग उनके बड़े बड़े दिग्गज थे। तो तीन पार्टियां जो कि 3 समूह मिलकर क्या होता है दोस्तों, ये लड़ते हैं और काफ़ी क्या करते हैं कि सरकार के खिलाफ नारे लगाते हैं और आंदोलन करते हैं। और जो कि दोस्तों इतने सारे बदलाव करते हैं अब इमरजेंसी के दौरान संविधान में, दोस्तों जनता काफ़ी नाराज हो जाती है, ठीक है। और जब 1977 में चुनाव होते हैं, जो कि दोस्तों 76 में होने थे लेकिन इमरजेंसी लग जाती है तो 77 में होते हैं। और 1977 में चुनाव होते हैं और इंदिरा गांधी हार जाती है और वहाँ से एक नई पार्टी आती है जो कि जनता पार्टी जिसको हम बोलते हैं, और उसके अध्यक्ष बनते हैं मोरारजी देसाई, ठीक है दोस्तों। तो हमने 1947 से 1975 जो कि दोस्तों देखा, इसका अगले दोस्तों अगले पार्ट में देखेंगे, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।